चलिए बच्चों, अब आप लोग शांत हो जाइए और आज मैं आप लोगों को एक और नई कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है लांछन। और ये भी कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित है और इसको हम लोग मानसरोवर भाग 1 से लिए हैं। कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की ये बहुत प्रसिद्ध कहानी है जो एक महिला आश्रम में घटित होती है, जिसमें जुगनूबाई नामक एक अनपढ़ सेविका आश्रम की नई शिक्षित हेड मिस्ट्रेस मिस खुर्शीद पर झूठा आरोप लगाती है। क्योंकि मिस खुर्शीद जो है वो पढ़ी लिखी हैं, वो गैर कामों में हस्तक्षेप करती हैं जो जुगनूबाई को पसंद नहीं आता है। तो जुगनूबाई सोचती है कि इस औरत को जल्दी से जल्दी आश्रम से 9-2-11 कर दिया जाए। इसी सब चीज के लिए वो जुगनूबाई जो मिस खुर्शीद है उन पर झूठा आरोप लगा देती है। तो इन्हीं सारी कहानियों को हम लोग अब विस्तार से सुनेंगे। तो सारे बच्चे ध्यान से इस कहानी को सुने। तो चलिए सुनते हैं लांछन। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनूबाई के विषय में लोग की धारणा कुछ ऐसे ही थी। वो बेपढ़ी लिखी, गरीब, बूढ़ी औरत थी। देखने में बहुत सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर की निगाह गलतियों पर जा पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर जा पहुंचती थी। शहर में ऐसी महिला न थी जिसके विषय में 2-4 लुकी छुपी बातें उसे मालूम न थी। उसका ठिकाना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़े बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाल रहे थे। लेकिन बच्चों, जब वह किसी भी कुछ सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, मतलब शिकायत। आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था, मतलब वो धीरे धीरे चलती थी, दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि ज्यों ही वो कमरे में कदम रखती, होठों पर खेलती हंसी जैसे रो पड़ती। चहकने वाली आवाजें जैसे बुझ जाती, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते। पिछले रहस्य मतलब कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के समान कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो। धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती। मानियों को अपनी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वो जंतु जो पहले कीट के समान अल्पकार रहा हो, दिनों के साथ दीर्घ और सबल हो जाता है। यहाँ तक हम उसकी याद से भी कांप उठते हैं। और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू को दुत्कारती, पर यहाँ तो मौके और ससुराल, ननिहाल, ददीहाल, फुफीहाल और मौसीहाल चारों ओर की रक्षा करनी थी। और जिस किले के इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है। वहां तो हमला करने वालों के सामने मस्तक झुकाने ही पड़ती है। जुगनू के दिल में हजारों मुरादे गड़े थे और वो जरूरत पड़ने पर उसे उखाड़ दिया करती थी। जहां किसी महिला ने दून कीली या शान दिखाई, वहां जुगनू की त्योरियां बदलती। यहाँ जुगनू का मतलब जुगनू बाई से किया हो रहा है। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती। मगर ये बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती, नहीं तो बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रहा है और जुगनू के पास भी इसके काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हाल में मिस खुर्शीद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब था। मिस खुर्शीद एक दिन आश्रम में आई। ऐसी ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी
आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया मिस खुर्शीद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। इस तरह कुछ दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसे दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुणा संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मदभरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केस, एक एक अंग सांचे में ढाला हुआ, मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शीद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वो बुढ़िया कौन है? जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शीद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मतलब जांच की दृष्टि से, मानो कोई सह सवार किसी नई घोड़ी को देख रहा है। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर है, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शीद ने धन्यवाद किया और कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं। मुझे चालबाज मालूम होती है, ये भी देख रही हूं कि यह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेस टंडन तो जुगनू से जली बैठी थी। इनके वैधव्य की लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वो की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई। निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, हमारा भाग उसकी मुट्ठी में है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूं कहीं आप भी उसके पंजे में न फंस जाए। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें न कीजिएगा। इसके गोयदे न जाने कहां कहां लगे हुए हैं, मतलब जासूस। नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिये से मिलकर चिट्ठियां यह देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल ये पूछे। इस राण को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहां न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या का हल करने की फिक्र में थी। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूंगी, अगर ना निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने ही क्या होगा, उसकी जबान तो बंद ना होगी, तब तो वो और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिसेस खुर्शीद ने निश्चित स्वर में कहा, मैं उसकी जबान भी बंद कर दूंगी। बहन, आप देख लीजिएगा, टके की औरत यहाँ बदसाहत कर रही थी, मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, ये प्रिंसिपल है। जुगनू ने द्वेष भरे हुए स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूं, आंखों का पानी जैसे मर गया हो। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगी, उनसे डरती रहना। कह गई है मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चिता दूं, ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बातें कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींचकर कहा, मुझे चेतावने का काम नहीं, उसे चेता दीजिएगा। यहाँ का आना ना बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं, वो घूमकर दुनिया देख आई है, तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूं। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइए, कैसे तिगने का नाच नचाती हूँ। इसके अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 से लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी करना ही नहीं चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आज़ादी बेचूं। जुगनू ने आंखें नचाकर कहा, कोई पूछता ही ना होगा, ऐसी बहुत सी कारियां देख चुकी हूं। 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, और कई लौंडियां आई और गईं, बात यह सिलसिला बंद न हुआ। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई थी। खान सामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होगे। खान सामा, नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है। 10 साल से इनके साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी,
वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खानसामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 पाती है। ये पढ़ने में तेज थी, वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलाने वाली है, लेकिन वो बुढ़िया शायद ही आए। वो गिरजे बिरजे नहीं जानती, इससे दोनों में पटती नहीं। जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती है। खानसामा, नहीं, ये तो बहुत नीक है। गिरजे नहीं जानती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो। एक आया रखना चाहती है? जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी वो मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चली चली नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा, ये आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं, ऐसे में बहुत चिढ़ती है। कोई मांगता आया तो उसे डांट बताती है, कहती है बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं। भला चाहती हो तो चुपके से राह लो। जुगनू, तो ये कहो इनका कोई धर्म कर्म नहीं, फिर भला गरीब पर क्यों दया करने लगी? जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से पटती नहीं, धर्म विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम न थी। चलते चलते खानसामे से इतना और पूछा, इनके साहब क्या करते हैं? खानसामे ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई, साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह की नहीं? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगती है। खानसामा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी सी औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कारियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में कोई इस तनु रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए। मुद्दा इनके यहाँ जो जी आवे करो, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आ पहुंची। गुलाबी जाड़ा पहने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहनी हुई थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे हाथ में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु व्यायाम के कपड़ों की ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया। अंदर जाते ही खानसामा को बुलाकर बोली, ये औरत यहाँ क्या करने आई है? खानसामे ने जूता का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हुजूर, पर औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। जब मैंने बता दिया तो इससे बड़ा ताजुब हुआ, और होना भी चाहिए। बिन हिंदियों में तो दूध मुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की और क्या कहती थी, और तो कोई बात नहीं हुजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने ज्यों ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठाकर स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, मिस है कुशल है मिस साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूँ, जब कोई काम पड़े तो मुझे याद कीजिए। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा ना लगता होगा। मिस खुर्शीद, उसे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है, वो सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, ये ठीक है मिस साहब, पर अपना अपना ही होता है। दूसरा अपना हो जाए तो अपने के लिए कोई क्यों रोए? सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए, जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूं। माँ जी, आप जाए फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और ये दोनों एक साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से बाहर निकल गई। खानसामा खड़ा था। पूछा, ये लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है, शायद अब कारपन से ही उबा। अच्छा तरहदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चुम्मा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मेम साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मुआवला नजर आता है। जुगनू तो यहाँ सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शीद और युवक बे बातें होने लगी। मिस खुर्शीद ने कहा,
कहा मारकर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया सचमुच चौधिया गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भाप न जाए। मिस खुर्शीद, मुझे विश्वास था वो आज जरूर आएगी। मैंने दूर से ही उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कर्नाफूसियां सुनती। देख लेना, सभी उसी की बातों पर विश्वास करेंगे। लीला, तुम तो जानबूझकर दलदल में पाँव रख रही हो। मिस खुर्शीद, उसे अभिनय में मजा आता है, दिल लगी करे रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाट से फिर आना। बुढ़िया कल फिर आएगी। उसके पेट में पानी ना हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वो आएगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत न मिली। उसने सारा वृतांत मिसेस टंडन से कहा। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वो जुगनू के मुंह से ये कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ न कुछ रंग और चढ़ जाता। यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में ये खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, ये युवक कौन है? मिसेस टंडन, सुना तो उनके साथ पढ़ा हुआ है। दोनों में पहले कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, ये कारी कैसे बैठी। अब गले खुली जुगनू, और कुछ हो ना हो, जवान तो बाका है। टंडन, ये हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखकर ताड़ गई थी। धूप में बाल सफेद नहीं किए। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात की ही जाऊंगी, लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी है। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेहतर पीछे पड़ गई। मिस खुर्शीद, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके पेट में पानी ना पचेगा। तुम जाकर रूप भर जाओ, तब तक मैं बालों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंटसट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना, बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी। उसका बंगला भी पास ही में था। वो चली गई तो मिस खुर्शीद ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसको देखकर कहा, मिसेस टंडन ने ये किताब मांगी है। मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वो मुझसे मांगेगी। हजारों रुपए महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी डांट से पकड़ती हैं। इनके द्वारे पर भिखारी भी भीख तक नहीं मिलती। मिस खुर्शीद ने पूजा देखकर कहा, इस वक्त तो ये किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बातें करनी है, बैठो, मैं अभी आती हूँ। वो पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह पर पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़कर देखा। ओहो, ये श्रृंगार! शायद इस समय वो लौंडा आने वाले होगा, तभी ये तैयारी है। नहीं, सोने के समय कार्यों को बनाव सवार की जरूरत होती है। जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक ही उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसीलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने ही न पाई थी कि जूतों का चरमर सुनाई दिया और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे पर कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों पे शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों के चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके कर पास से छुड़ाने की चेष्टा करने कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उसे और चिमटा कर कहा, आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा, फिर हम दोनों लिपटकर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोज के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। खुर्शीद, तुम पागल हो रहे हो, देखते नहीं
कमरे में कौन बैठा हुआ है? खुर्शीद, कौन बैठा हुआ है? किंग ने हक बकाकर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, ये बुढ़िया कहाँ यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई बुढ़ी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है। मैं तेरा गला घोट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पाँव रख के भागी। उधर कमरे में कह कहे उठ उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर मिसेस टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरे घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार पर ना मिला। दुखिया की सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातःकाल वो आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन भी आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़ी ही प्यासे के पास आता है। मुझे आग में झोंककर आप दूर हट गई। भगवान मेरी रक्षा की, नहीं कल जान चली जाती। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? क्या तुम कहो तो? मुझे तुमने जगा क्यों नहीं दिया? तुम तो जानती ही हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही न दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना ही सोचना चाहिए कि वहां गई है तो आती ही होगी। घड़ी भर बाद ही सो जाती तो क्या बिगड़ जाता? पर आपको किसी की क्या परवाह? तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी? वो नहीं मारने दौड़ी, उनका वो खसम, वो मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले और उसने कहा, निकल जा। जब तक मैं ना निकली तब तक वो हंटर खींचकर दौड़ा ही तो पड़ा। मैं सिर पर पाँव रखकर भागती हुई चमड़ा उधोड़ डालती और वो राण बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से सदी बदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना पाप है। बेसवा भी इतना निर्लज ना होगी। जरा देर में और देविया भी आ पहुंची। यह वृतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैंची अविश्वास रूप चलती रही। महिलाओं को इस वृतांत में इतना आनंद आ रहा था कि वो कुछ और ना पूछी, एक एक बात को खोद खोद के पूछती थी। घर के काम धंधे भूल गए, खाने पीने सुधी भी ना रही और सब ध्यान से उनकी बातों से तृप्त होने लगी। बार बार वही कथा नए आनंद से सुनती थी। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिला को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग ही नहीं। मिसेस बांगड़ा ने फरमाया, जुगनूबाई ठीक कहा, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उससे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ न लावें। अभी यह खिचड़ी पक रही थी। आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठाकर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चीख के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर हुड़ बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिला भाग भाग कर अपनी अपनी जगह आ बैठी। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा। किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाईजी, रात आपको चोट तो नहीं आई? जुगनू ने बहुत तेरी दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई से उसे चकित कर दिया। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जी न भरा तो अब पिटवा लो, सामने ही तो है। खुर्शीद इस वक्त तुम्हारे सामने अपना अपराध क्षमा कराने आया है। रात वो नशे में था। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखकर कहा, और आप भी तो कुछ कम नशे में नहीं थी। खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी। शराब से भी बड़ी नशे की चीज कोई, वो भी उसी का नशा होता है। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देविया भी तो उनकी सूरत देखे। मिस खुर्शीद ने शरारत की। सूरत तो उनकी 1,00,000-2,00,000 में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मुआमले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं?
मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़ी ही पेश है। बस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं। मिस्टर किंग आएंगे और आपको ये उनका बयान ही सुनना होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थी। किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुंड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आई। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू की आंखें चमचमाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद छू मंतर उड़ गए। जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल मुंह लटकाए हुए लौटी। बस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, मिला कोई? जुगनू, मैं ये तिरिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर और मर्दों को साड़ी पहना कर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो है वो रातों वाले साहब। खुर्शीद, खूब पहचानती हो? जुगनू, हाँ हाँ, यह क्या मैं अंधी हूँ? मिसेस टंडन, क्या पागलों सी बात करती हो जुगनू, ये तो डॉक्टर लीलावती है। जुगनू उंगली चमकाकर, चलिए चलिए लीलावती, साड़ी पहनकर औरत बनते लाज नहीं आती? तुम रात को इनके घर नहीं थी? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही थी? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ, इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहकहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती, कोई डॉक्टर लीलावती के गर्दन से लिपट जाती, कोई मिस खुर्शीद को पीठ पर थपकियां देती। कई मिनट तक हूबहू मस्ता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया। जबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी ना खाया। इतनी जलील वो कभी ना हुई। मिसेस मेहरा ने डांट लगाई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में खाली कि नहीं? मिसेस बागड़ा, इसी तरह सबको बदनाम करती है लीलावती। आप लोगों भी तो जाइए कहती हैं, उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हरबोग में जुगनू को किसी ने जाते ना देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसने चुपके से सरक जाने में ही कुशल मालूम हुआ। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। बस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में मुआवला आज भी उल्लेखनीय और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। धन्यवाद।